तो चलिए आज हम यही से शुरू करते हैं, गलनांक बिंदु से। ठीक है, तो आपको बताया था अभी गलनांक बिंदु जो होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि तापमान जहाँ पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है वो गलनांक बिंदु होता है। और किसी पदार्थ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है अभी? क्या हो जाता है? कम हो जाता है, गिरता है नीचे। दूसरा पॉइंट, ये चारों पॉइंट अच्छे तरीके से याद रखना है। पहले तो ये देखो कि वह बिंदु जहाँ से पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव में कन्वर्ट होगा उसे गलनांक कहेंगे। जब आपने चीनी को चाशनी बनाने में उसको गर्म किया, तो जैसे गर्म किया तापमान, देखो वैसा तापमान जहाँ पे वो पिघलने लग गई तो वो क्या बन गया? उसका गलनांक बिंदु है। फिर जब आप उसके ऊपर दबाव लगाएंगे, यानी अगर उसी को आप ढक करके गर्म करेंगे तो वो पहले से जल्दी पिघल जाएगी, तो इसका मतलब दबाव बढ़ाने से क्या होता है? गलनांक बिंदु कम हो जाता है। तीसरी बात है कि तेजी से वह क्या हो जाएगा? अभी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। अब आता है उच्चतम बिंदु। वह उच्चतम बिंदु जहां पदार्थ अपना रूप परिवर्तित तो कर देता है परंतु अपना स्वभाव नहीं बदलता अभी। ठीक है, परंतु अपना स्वभाव नहीं बदलता, यही गलनांक बिंदु कहलाता है। अब हमें आज इसी के गलनांक बिंदु पर आधारित ही हमें देखना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। तो चलिए देखिए जरा। सबसे पहले देखिए, प्रथम 100 किलोमीटर की गहराई में जब हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? जैसे जैसे हम जा रहे थे तापमान बढ़ रहा था, दबाव बढ़ रहा था साथ साथ में। ठीक है, परंतु दबाव उतना नहीं बढ़ रहा। 100 किलोमीटर की गहराई में दबाव उतना अधिक नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब दबाव कम है, तापमान ज़्यादा है। तो अभी ये वस्तु किस में रहेगी? यहाँ गलनांक बिंदु कैसा रहेगा? उच्च रहेगा। गलनांक उच्च रहेगा तो फिर ये किस में? द्रव में परिवर्तित नहीं हो सकती। जब तक गलनांक बिंदु नीचे नहीं गिरता वो द्रव अवस्था में नहीं जाएगा। क्या समझ रहे हो यहाँ पे? देखो, पहले गहराई के अंदर तापमान की तुलना में गलनांक बिंदु ऊंचा है। आपने तापमान इतना बढ़ाया परंतु उस वस्तु का गलनांक यहाँ पे था। अगर तापमान यहाँ पहुँच जाता है ये वस्तु मेल्ट हो जाती। ठीक है, इसका मतलब पहले गहराई के अंदर 100 किलोमीटर गहराई में आपको क्या मिलेगा? ठोस मिलेगा। अब जैसे जैसे और गहराई में गए तापमान बढ़ने लगा और दबाव भी बढ़ने लगा। जब दबाव बढ़ता है तो गलनांक बिंदु गिरता है। गलनांक बिंदु क्या होता है? गिरता है। लास्ट पॉइंट में जल्दी से देख लीजिए, यहाँ पे दबाव बढ़ाने से गलनांक बिंदु गिरेगा। दबाव बढ़ाने से एक तो क्या हो गया? दबाव बढ़ेगा तो गलनांक बिंदु क्या होगा? अभी घटेगा। गलनांक बिंदु क्या होगा? घटेगा। तो पहले तो आपके पास ये था कि भी गलनांक बिंदु किसे कह रहे हैं। अब कईयों को ये समझ में नहीं आ रहा गलनांक बिंदु किसे कह रहे हैं। देखिए जरा कि यदि किसी वस्तु को, कोई पदार्थ है, अगर हम उसे 100 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हैं और अगर हम उसी को ही ढक करके गर्म करना शुरू कर देंगे तो फिर वो 50 डिग्री पर ही मेल्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वस्तु का गलनांक बिंदु पहले 100 था अब वो गिर करके कितना आ गया? 50। यानी तापमान 50 पर पहुंचते ही उसको क्या कर देगा? मेल्ट कर देगा, पहुंचते ही उसको गला देगा। वो हो गया गलनांक बिंदु। तो अभी हम यहाँ पे जो देख रहे थे वो क्या था कि पहले जैसे जैसे गहराई में बढ़े तापमान बढ़ रहा है परंतु अभी तक गलनांक बिंदु क्या है? ऊंचा है। गलनांक बिंदु ऊंचा है, इसलिए ये वस्तु पिघलेगी नहीं। जैसे ही और गहराई में जाएंगे अब गलनांक बिंदु पास में आ रहा है। जैसे जैसे पास में आएगा, यानी जैसे जैसे वो वस्तु थोड़ा सा पिघलने के मूड में होगी तो वो लचीली हो जाएगी। कोई प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक की कुर्सी है, अभी ये पूरी क्या ठोस है, क्योंकि अभी यहाँ का टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि इसको गला दे, इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम इसी पर ही दबाव डालेंगे तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी? जल्दी आग पकड़ेगी। अगर आग के ऊपर करोगे जल्दी पकड़ेगी और जैसे जैसे आग पकड़ती जाएगी वैसे वैसे ये ढीली होती जाएगी। तो ये जो है कौन सी फॉर्म में आ जाएगी? प्लास्टिक फॉर्म में आ जाएगी। प्लास्टिक वो होती है जिसे अपन लचीला होता है जो, ये यानी कि लचीला एरिया आ जाएगा हमारे पास में। उसके बाद में क्या होगा? अब और गहराई में जाने की वजह से दबाव बढ़ गया, क्योंकि गहराई में जाते हैं दबाव बढ़ता है और तापमान तो बढ़ता ही है। तापमान तो लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तापमान लगातार बढ़ रहा है। कहाँ तक जाएगा? 3000 डिग्री तक जाएगा। 3000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जाएगा। तो तापमान तो बढ़ ही रहा है
लेकिन गलनांक बिंदु किसकी वजह से नीचे आ रहा है, जरा यहाँ पे बताओगे। गलनांक बिंदु नीचे गिर रहा है, किसकी वजह से गिर रहा है, किसकी वजह से गिर रहा है। तो दबाव बढ़ेगा तो गलनांक बिंदु घटेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं, ध्यान रखना ये हम गहराई में जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं गलनांक बिंदु नीचे गिरता जा रहा है। क्यों? क्योंकि दबाव बढ़ रहा है। तो दबाव बढ़ते बढ़ते अब यहाँ दबाव इतना बढ़ गया कि गलनांक बिंदु ही नीचे गिर गया और तापमान ऊपर निकल गया। इसका मतलब उसने इसको क्या कर दिया, पिघला दिया। अब इसको उसने मेल्ट कर दिया है। तो ये कौन सी अवस्था में आ गया, द्रव अवस्था में आ गया। और द्रव अवस्था के बाद में, जब द्रव अवस्था होती है, मान लो कि आपने पानी के नीचे कुछ ठोस पदार्थ रखा, फिर ऊपर पानी डाल दिया हमने, उसके ऊपर फिर भले आप पदार्थ रख दो ठोस बड़े से बड़ा, नीचे वाले ठोस पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे उसके बाद में, द्रव के बाद में जब आगे वाली चट्टानें आई तो वो आगे वाली चट्टानों में दबाव नहीं लगा, और दबाव नहीं लगा तो गलनांक बिंदु वापस से ऊपर आ गया। और गलनांक बिंदु जैसे ही ऊपर आया तो इसका मतलब वो किस अवस्था में चला गया। तो अब इस प्रकार से दोनों चीज़ों को जोड़ करके देखा गया कि जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर कैसा माजरा हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले 100 किलोमीटर यानी 90 किलोमीटर की गहराई पर हमें ठोस अवस्था मिलेगी। उसके बाद में 2900 किलोमीटर तक हमें प्लास्टिक फॉर्म मिलेगी। 2900 किलोमीटर तक क्या मिलेगा, प्लास्टिक अवस्था मिलेगी। फिर 5150 किलोमीटर तक जाएंगे तो द्रव अवस्था मिलेगी, और फिर जाएंगे बिल्कुल केंद्र में तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ठोस। तो अब आपके पास में पृथ्वी की आंतरिक संरचना आ चुकी है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बस उसको सीधा बता दिया कि यहाँ 90 से 2900 में क्या होता है, तापमान की तुलना में गलनांक बिंदु थोड़ा ही ऊंचा है, थोड़ा ही ऊंचा है, इसीलिए कौन सी फॉर्म में आ गया, प्लास्टिक अवस्था में। और 2900 से 5150 की गहराई में ऊपरी उच्च दाब, ऊपरी उच्च दाब की वजह से गलनांक बिंदु निम्न हुआ, और गलनांक बिंदु निम्न हुआ तो यह अवस्था कौन सी बन गई, द्रव अवस्था बन गई। ठीक है, तो द्रव अवस्था बन गई। अब द्रव के बाद में जो नीचे वाली अवस्था रहेगी उस पर दबाव नहीं लगेगा, और अगर दबाव नहीं लगेगा तो फिर गलनांक बिंदु ऊंचा हो जाएगा, और गलनांक बिंदु ऊंचा होते ही वो अवस्था किस में चली जाएगी, ठोस में चली जाएगी। किसी भी अवस्था को ठोस, किसी भी पदार्थ को ठोस अवस्था में रखने के लिए उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, उससे टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा अपने को। कोई भी वस्तु है, अगर आप किसी भी वस्तु को मेल्ट नहीं करना चाहते, पिघलाना नहीं चाहते तो क्या करेंगे, इसका पिघलाना, ये पिघलती है 100 पे, तो आप क्या करोगे, आप 90 तक इस टेम्परेचर रखोगे, 50 तक टेम्परेचर रखोगे। तो यदि 50 तक रखेंगे तो ये किस अवस्था में रहेगा, ठोस अवस्था में रहेंगे। अगर 90 तक ले गए हम इसको तो फिर ये किस अवस्था में चला जाएगा, प्लास्टिक फॉर्म में। और अगर 100 तक टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये किस में चला गया, द्रव अवस्था में। यदि आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि भी तापमान बढ़ाने से क्या हो रहा है, अभी कोई वस्तु गल रही है, ये वस्तु है, इसका गलनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है, आपने 50 तक बढ़ाया तो ये क्या रहेगी, ठोस। आप 80 तक ले गए तो ये किस में चली गई, प्लास्टिक फॉर्म में चली गई। और अगर आप इसको 100 तक ले गए तो ये किस में होगी, द्रव। बस अब हमें करना क्या है, अब तापमान नहीं बढ़ाना, अब हमें दबाव बढ़ाना है, दबाव। तो दबाव बढ़ाने से क्या होता है, जो गलनांक बिंदु होता है, गलनांक, ये था गलनांक बिंदु 100 डिग्री कि ये 100 पे ही मेल्ट होगी, 100 से कम पर मेल्ट होगी नहीं, 100 से कम पर पिघलेगी नहीं। तो फिर हम क्या कर देंगे, इसको कमरे में बंद कर देंगे। ठीक है, आप कहोगे कि भी आपको बाहर गर्मी नहीं लग रही है ना, आप कहोगे बाहर अगर 50 डिग्री टेम्परेचर तो भी गर्मी नहीं लगेगी। तो आपको अगर एक बंद कमरे में बंद कर दिया जाए तो वहाँ टेम्परेचर तो 50 है ही नहीं, लेकिन फिर भी गर्मी लगेगी। कारण दबाव, कारण क्या हो गया, दबाव बढ़ गया है, ये चीज़ है। ठीक है, जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे दबाव बढ़ता जाएगा, भले टेम्परेचर ज़्यादा ना हो लेकिन फिर भी आपको पसीना आने लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो अब हमने क्या किया, दबाव बढ़ाना शुरू किया। दबाव, जैसे जैसे हमने इसके ऊपर दबाव बढ़ाया, इसका गलनांक बिंदु 100 था, जैसे ही दबाव बढ़ाया अब ये 50 पर ही क्या होने लग गया, अभी गलने लग गया। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 50 पर ही आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये गलने लग गया, तो क्या बन गया, द्रव अवस्था में आ गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को जोड़ करके पढ़ रहे हैं
ये हमारे पास में रहेगा। तो आप एक ये वाला डायग्राम अच्छी तरीके से बना लेना जल्दी से। इस डायग्राम को बनाइए, या इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको। ये डायग्राम बनाए यहाँ पे, ये इस प्रकार का एक डायग्राम बनाए। ये रहा। सबसे पहले इस गहराई के अंदर, ये है हमारे पास में 90 किलोमीटर की गहराई। इस गहराई के अंदर हमें क्या मिलेगा? अभी ठोस अवस्था मिलेगी, ठोस अवस्था मिलेगी, ठीक है, ठोस अवस्था। उसके बाद में आगे चलेंगे तो 2900 किलोमीटर की गहराई, 2900 किलोमीटर। ये प्लास्टिक फॉर्म में मिलेगा, प्लास्टिक, प्लास्टिक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अब गलनांक बिंदु पास में आ रहा है तापमान के। और फिर उसके बाद में 5150, 5150 ये जो क्षेत्र होता है ये द्रव अवस्था में होता है। और बिल्कुल उसके बाद का जो केंद्र है 6350, ये कैसा रहेगा? ठोस रहेगा, ठीक है। तो पहले आपने इसको 4 भागों में बांटा, ठोस है, प्लास्टिक है, द्रव है और फिर से ठोस हो गया। तो पहले हमारे पास ये 4 बातें आ गई हैं। फिर इसके बाद में हम इसका नाम देंगे अलग अलग। तो अभी तक तो पहले हमने यहाँ देख लिया अप्राकृतिक स्रोत देख लिए। ये जो स्रोत है कौन से हैं? अप्राकृतिक है। तापमान और दबाव को जोड़ करके देखा हमने यहाँ पे। चले आगे क्या? ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप घनत्व की बात करो, घनत्व लिखना चाहो तो घनत्व कितना लिखेंगे? 2.7 से 3.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। फिर आ जाएगा प्लास्टिक फॉर्म। इसका जो घनत्व है, घनत्व फिर भी बढ़ेगा इसका, 4.5 से लेकर के 7.5। द्रव ये है कितना? 8 से 11, और ये नीचे वाला है 11 से 13, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे 2 प्रकार के घनत्व लिखे थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ द्रव है, भले द्रव है परंतु ये फिर भी क्या है? घनत्व इसका अधिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ धात्विक चीज़ें हैं। एक आप पानी है, पानी भी तो द्रव है, और एक आप लोहे को पिघलाओ, वो भी द्रव है, लेकिन फिर भी भारी कौन रहेगा? लोहे का द्रव, यानी कि वो लोहे वाला जो पदार्थ है। क्यों? क्योंकि उसके कण जो है वो भारी पदार्थों से बने हैं। इसीलिए घनत्व जो बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पदार्थ भारी है, ठीक है। चलिए आगे। इसके बाद में हमें देखना है प्राकृतिक स्रोतों के बारे में देखते हैं। उल्का पिंड, ठीक है, ये आ चुके हैं उल्का पिंड। इस प्रकार से अभी भी बता रहे हैं कि एक पृथ्वी के पास में से एक उल्का पिंड गुजरने वाला है। अभी अगर आप न्यूज़ में देखो तो हाल ही में एक उल्का पिंड है जो पृथ्वी के पास में से गुजरेगा। अगर बाई चांस पृथ्वी उस टाइम पे वहाँ पहुँच गई, या उसका गुरुत्वाकर्षण उसको अपनी ओर खींच लेता है, तो फिर वो तबाही ला सकता है। इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं करेगा, जो डायनासोर्स के समय पर हुई थी वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। उस समय उसका जो एरिया था वो बहुत बड़ा एरिया था, वो लगभग चांद से भी बड़ा था जो उस समय उल्का पिंड गिरा था। तो यानी ये उल्का पिंड जो होते हैं, ये आए दिन, हर दिन उल्का पिंड गिरते हैं। हर दिन क्या कहें, हर घंटे उल्का पिंड गिरता ही गिरता है। जितने भी ये बाहर आसपास में जितने भी टुकड़े घूम रहे हैं ना, ये हर समय पृथ्वी से टकराते रहते हैं। और जैसे आप आंखें बंद करके मानते हो कि तारा टूट रहा है और मन्नत मांग लेते हैं, है ना, तो वो जो तारा टूटता है ना, वो तारा नहीं होता, वो कौन होते हैं? उल्का पिंड होते हैं। तब आगे से ध्यान रखना, किसी को बताओ कि तारा टूट रहा है, नहीं, तारा नहीं टूट रहा है। वो आपने रात को देखे होंगे, तारा चल रहा होता है ना, वो तारे चलते हुए दिखाई देते हैं, वो तारा नहीं चल रहा होता, वो भी क्या होते हैं? उल्का पिंड ही होते हैं। अब उल्का पिंड है, लेकिन वो तो कैसे होते हैं? काले होते हैं, उनका कोई रंग नहीं होता, उनके पास प्रकाश नहीं होता। तो फिर ये चमकते कैसे हैं? चमकते हैं जब ये पृथ्वी के केंद्र में, जब पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करते हैं तो इसके ऊपर फोर्स जनरेट होता है, घर्षण बल लगता है। जैसे आप बाइक पर बैठ करके पूरी तेज बाइक भगाओगे तो क्या होगा? पीछे की ओर हवा लगेगी ना, और ये इनकी स्पीड तो और भी ज़्यादा खतरनाक होती है। यही अगर आपको अंतरिक्ष से नीचे गिराया जाए तो वहीं ख़त्म, ठीक है। जब इतने बड़े बड़े पत्थर खत्म हो जाते हैं रास्ते में ही, तो अपने तो कोई मतलब ही नहीं बचने वाला ना। तो इस प्रकार से, और इस प्रकार से ये क्या करते हैं, आपको एक बार ऐसे पूरा लाइट हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा नीचे आकर के ख़त्म होगा तो उस एरिया में सूर्य से भी ज़्यादा रोशनी कर देगा। अगर ये पृथ्वी के पास में आकर के नष्ट हो रहा है तो ये उससे भी ज़्यादा रोशनी करेगा। और कई बार क्या होता है, ये नीचे गिर जाते हैं, और जब नीचे गिर जाते हैं तो इस प्रकार से बड़े बड़े खड्डे कर देते हैं। तो इस प्रकार के खड्डे जो है वो चांद पर अनेकों ही हैं। इसका कारण है कि जो अपने पृथ्वी की ओर आते हैं ना, वो कई बार चांद पर ही टकरा जाते हैं।
तो चांद हमारी इस एक प्रकार से रक्षा भी करता रहता है। उस पर आप देखोगे चांद की इमेज, रियल इमेज देखोगे तो आपको बहुत बड़े बड़े खड्डे मिलेंगे। अब इन्हीं खड्डों के अंदर सूरज का प्रकाश नहीं जा पाएगा, तो इनमें छाया रहेगी, और इसी छाया के कारण आपको चांद में दाग दिखाई देता है। चांद में अपने को जो दाग दिखते हैं ना, वो दाग नहीं है, वो एरिया है जो प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। वह क्षेत्र जो प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता वो ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि उसने प्रकाश को ऑब्जर्व कर लिया है। इसलिए इस क्षेत्र में खुद की ही छाया पड़ रही है। अब अगर इसको हम दूर से देखेंगे तो आपको ये एरिया काला दिख रहा है ना, तो ये ऐसा ही वहाँ पर होता है चंद्रमा पे। तो इसलिए चंद्रमा का तो प्रकाश है ही नहीं। चंद्रमा जो चमकता है वो किसके प्रकाश से चमकता है? सूरज के प्रकाश से। तो सूरज का प्रकाश से कैसे चमकता है? परावर्तन से। कैसे? परावर्तन से। कोई चीज़ वहाँ सूरज का प्रकाश वहाँ टकराता है, वो हमारे पास आता है तो हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे इसके उल्कापिंड की, तो देखिए जरा हम किस प्रकार से इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो हमारे सौर परिवार में जब निर्माण हुआ था उस समय बहुत से छोटे छोटे क्षुद्र पदार्थ जो थे वो संरचना उल्कापिंड है भी, जितने भी क्षुद्र पदार्थ हुए थे। क्योंकि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति बताई जाती है वो आपने सुना होगा बिग बैंग थ्योरी। सुनिए, बिग बैंग थ्योरी जो है, बिग बैंग सिद्धांत, उसमें क्या होता है कि एक बड़ा पदार्थ था, उसके विस्फोट होने से अनेक छोटे छोटे पदार्थ बने, और वो जो छोटे छोटे पदार्थ बने वो किसी ना किसी तारे के पास में जाकर के उसका घूर्णन करने लग गए, और आगे चल करके क्या बन गया? भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, सौरमंडल बने। अब उस सौरमंडल में जितने भी वो ब्लास्ट होने से छोटे बड़े कण अलग हुए थे, वही छोटे छोटे कण ये पृथ्वी पर गिरते रहते हैं, मंगल पर गिरते हैं, दूसरे ग्रहों पर, सभी ग्रहों पर गिरते हैं। ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर गिरते हैं, इसका साक्षात आपने देखा है चांद को, चांद पर भी गिरते हैं मतलब। तो जब ये गिरते हैं तो उल्कापिंड कभी कभार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आकर के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। सामान्यतः 50 किलोमीटर तक वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये जल करके राख में बदल जाते हैं। 50 किलोमीटर जो हमारा मध्य मंडल है, हमने देखा था कि सबसे पहले आयन कौन सी आई? बहिर्मंडल आया, फिर आयन मंडल, और मध्य मंडल में आकर के वो राख में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में आता है समताप मंडल, और फिर आता है हमारा क्षोभ मंडल जिसके अंदर हम रहते हैं। तो इस प्रकार से हुआ। तो कभी कभार ये चारों ओर से जलने के बाद में अवशेष जो केंद्र होता है, जो अवशेष बचेगा वो केंद्र ही बचेगा, तो अवशेष पृथ्वी की सतह पर गिरता है। और इस उल्कापिंड के केंद्र का निर्माण भारी पदार्थों से हुआ है, अतः पृथ्वी का केंद्र भी उल्कापिंड के समान भारी पदार्थों से निर्मित होगा, ये आइडिया लगाया जाता है। क्योंकि ये बना किससे है? जिस उल्कापिंड जब बना वही उसी समय पृथ्वी बनी, तो उसी पदार्थों से बनी है, तो फिर उनका केंद्र तो एक जैसा ही होगा ना। तो ये जो हम आज देख रहे हैं ना हमारी पृथ्वी पर, जो मृदा देख रहे हैं, जो मिट्टी है, ये कहाँ से आई है? ये उन उल्कापिंडों की राख भी है, उन्हीं उल्कापिंडों की राख भी है, और बाकी धरातल से निकलने वाली जो आग्नेय चट्टानें होती है उनका अवसादीकरण भी है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब आपने उल्कापिंड से क्या निष्कर्ष निकाला? उल्कापिंड से क्या निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी का केंद्र क्या है? ठोस है और भारी पदार्थों से बना है। पृथ्वी का केंद्र कैसा है? ठोस है और भारी पदार्थों से बना है। ये किसका निष्कर्ष हुआ? उल्कापिंड का। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट आता है ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी की बात करते हैं। तो ज्वालामुखी क्या है? ये वही जो हमने रेडियो एक्टिव तत्वों की बात की थी। किसने रेडियो एक्टिव तत्वों का ध्यान नहीं रखा था? तापमान की जब गणना कर रहे थे वो कह रहा था कि 32 मीटर की गहराई में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, और उसने रेडियो एक्टिव तत्वों के बारे में नहीं देखा, केल्विन ने। ठीक है, तो केल्विन ने उसके बारे में नहीं देखा, परंतु हमारे धरातल में जैसे हम नीचे जाते हैं तो हमें मिलते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। ये रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व, ये क्या करते हैं? भूगर्भिक ऊर्जा रिलीज करते हैं। भूगर्भिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अब ये भूगर्भिक ऊर्जा ऊपर आकर के धरातल से टकराती है। जब ये धरातल से टकराए और उसको तोड़ करके बाहर ना निकल पाए तो वो भूकंप कहलाएगी। तब क्या कहलाएगी? भूकंप। और अगर यही इसको तोड़ करके बाहर निकल जाए तो क्या बन जाएगा? ज्वालामुखी बन जाएगा, ब्लास्ट होगा एक। ठीक है, तो उसके बाद में इस प्रकार के आपने ज्वालामुखी पर्वत देखे होंगे, ज्वालामुखी आपने देखे होंगे टीवी के अंदर, है ना।
मोबाइल पे देखे होंगे इस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। ये उनकी कारण होता है, उनके पीछे जो कारण है वो रेडियो एक्टिव तत्व है। अब रेडियो एक्टिव तत्व जो है, परंतु ये जब पता चला कि रेडियो एक्टिव तत्व तो 750 किलोमीटर की गहराई तक ही पाए जाते हैं, यानी कि ये जो ज्वालामुखी गहरे से गहरा अगर ज्वालामुखी निकलेगा ना तो वो कहाँ से निकलेगा, 750 किलोमीटर की गहराई से निकलेगा, उससे ज़्यादा गहराई से नहीं निकल सकता। तो इसका मतलब ये हमारे अध्ययन में उतना ज़्यादा योगदान नहीं देते, क्योंकि ये कितनी गहराई तक जा सकते हैं अपन, 750, लेकिन हमें तो गहराई तो इसके पृथ्वी की तो आंतरिक संरचना देखनी थी। लेकिन कुल मिलाकर के हमने जब जितने भी अध्ययन करेंगे उनसे एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो देख लीजिए ये क्या कहता है, पृथ्वी की सतह पर विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी से उद्गारित मेग्मा द्रव अवस्था में होता है, अतः पृथ्वी का भूगर्भ द्रव अवस्था में होगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसका जो केंद्र है वो कैसा होगा, द्रव होगा। किंतु ज्वालामुखी अध्ययन से ज्ञात हुआ कि इनका केंद्र या मूल अधिकतम 750 किलोमीटर गहरा होता है। इसका मतलब ये जो द्रव मेग्मा आ रहा है ना, ये 750 किलोमीटर गहराई से आ रहा है, इससे ज़्यादा गहराई से नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हम केंद्र के बारे में नहीं बता सकते। तो केंद्र के बारे में सही जानकारी कौन दे रहा है, उल्का पिंड। वो कह रहा है ठोस है, तो उसकी बात एक जगह पे सही होगी, ठोस हो गया। इनकी बात होगी कि ये बीच वाले एरिया में आ गए, तो बीच वाला एरिया कैसा हो गया, द्रव हो गया। गहराई तक है, उससे अधिक गहराई के बारे में ज्वालामुखी प्रमाण उपलब्ध नहीं कराते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में दूसरा पॉइंट ज्वालामुखी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी ने क्या बताया, ज्वालामुखी ने क्या बताया अभी, क्या है कि पृथ्वी के अंदर द्रव है, पृथ्वी के अंदर क्या है, द्रव। अब आता है भूकंप। भूकंप के बारे में देखिए जरा, भूकंप को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारा टॉपिक भी है, इसलिए हम भूकंप को पहले अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे और फिर वापस से लौटेंगे अपनी पृथ्वी पर। तो इसलिए आप यहाँ से एक यूँ मान के चलो कि हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करना, जब आप इसका पूरा निष्कर्ष निकाल पाओगे, क्योंकि इसका जब तक हम भूकंप को लास्ट तक नहीं देख पाएंगे ना, तब तक हम आंतरिक पृथ्वी के बारे में नहीं बता सकते। इसलिए हमें इसको पहले पूरा अच्छी तरीके से देखना है। यही सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट हमारे पास में स्रोत रह गया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताने वाला। तो चलिए देखते हैं। भूकंप जो होते हैं, ये भूकंप मूल होता है जहाँ से रेडियो एक्टिव तत्वों से भूगर्भिक ऊर्जा रिलीज होती है। ये भूकंप मूल कहेंगे इसको, भूकंप मूल। ठीक है, जिसे कहेंगे अपन एपिसेंटर भी। ठीक है, सॉरी फोकस। यहाँ पर आप इस प्रकार से बनाओ, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, आप लिखोगे 750 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में है रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिव पदार्थ के आपस में टकराने से भूगर्भिक ऊर्जा रिलीज होती है। ये भूगर्भिक ऊर्जा तरंगों के रूप में आएगी, पहले तरंगों के रूप में भी, और जब ये तरंगों के रूप में आएगी तो ये यहाँ पर आकर के टकराएगी, टकराने से कंपन होगा। इसमें जो सबसे पहला तो हमारा जो ये क्षेत्र है नीचे वाला, इसे हम भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं, उद्गम केंद्र, या हम इसे कहते हैं फोकस। ठीक है, या भूकंप मूल कहलाता है ये, भूकंप मूल। अब भूकंप मूल से जो ऊर्जा रिलीज होती है वो तरंगों के रूप में होती है। उसमें से एक तरंगे होती हैं P और एक तरंगे होती हैं S, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी तरंगे होती हैं। प्राइमरी जो तरंगे होती हैं ये सबसे तेज गति की होती है, सबसे तेज गति, तीव्र गति से चलती हैं, लगभग 6 से 8 किलोमीटर पर सेकंड, 6 से 8 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं, जबकि ये 5 से 6 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, 5 से 6 किलोमीटर पर सेकंड। ये होगी इसकी गति। अब ये इनकी गति धीमी है, इनकी गति तेज है। गति तेज है परंतु ये विनाश नहीं करती भी। ये तरंगे जो होती हैं ये विनाश नहीं करती हैं, और ये जो तरंगे होती हैं ये दवनी तरंगों के रूप में चलती हैं, दवनी तरंगों के रूप में। और ये जो तरंगे होती हैं ये प्रकाश तरंगों के रूप में चलती हैं, प्रकाश तरंगों के रूप में। हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, इसीलिए आप इसको
इसके जड़ से ही समझना शुरू करो, ताकि हमें लास्ट तक जाकर के कम से कम पहले भूकंप समझ में आए, और भूकंप समझ में आ गया तो समझो हम इसकी आंतरिक संरचना को समझ लेंगे, क्योंकि हमारे पास में लास्ट सोर्स यही बचा है। तो देखिए ज़रा, इसमें क्या होगा, ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है, ये प्रकाश तरंगों के रूप में चलती है। ध्वनि इसको अनुदैर्ध्य कहते हैं, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, और इन्हें कहते हैं अनुप्रस्थ, 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 ठीक है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, ध्वनि तरंगों के समान, प्रकाश तरंगों के समान, 6 से 8 किलोमीटर पर सेकंड है, और ये 5 से 6 किलोमीटर पर सेकंड है। तो सबसे पहले देखिए भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है। रेडियो एक्टिव पदार्थों के आपस में टकराने से एक भूगर्भिक ऊर्जा रिलीज होती है, भूगर्भिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह भूगर्भिक ऊर्जा ऊपर की ओर आती है, क्योंकि नीचे की ओर जा नहीं सकती, कारण घनत्व अधिक है। घनत्व अधिक है तो उसके अंदर नहीं जा सकती, पदार्थों के कण बहुत पास पास में हैं, जबकि ऊपर जाएंगे तो पदार्थों के कण दूर दूर है, घनत्व कम है, इसीलिए ये भूगर्भिक ऊर्जा बाहर निकलती है ऊपर की ओर। जब ये बाहर निकलती है तो ये तरंगों के रूप में आती है। तरंगे दो प्रकार की है, प्राइमरी को पी तरंगे कहेंगे, सेकेंडरी को एस तरंगे कहेंगे, यानी उसे हम प्राथमिक तरंग कहेंगे, इसे हम द्वितीयक तरंग कहेंगे। प्राथमिक, प्राथमिक और द्वितीयक। अगर आपने इतना ये बनाना सीख लिया पूरा का पूरा, तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर पूरा अच्छे तरीके से 1 पेज 2 पेज अच्छे तरीके से भर सकते हो, ठीक है। और ये हमारा अलग से ही एक प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि भूकंप के बारे में समझाइए, या भूकंप के बारे में पिछली बार प्रश्न भी आया था कि अधिकेंद्र किसे कहते हैं। अधिकेंद्र, तो जहाँ पर जाकर के ये प्राइमरी तरंगे टकराती है ना, उसे कहते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र यानी एपीसेंटर, एपीसेंटर, ये एपीसेंटर है, अधिकेंद्र है, जहां जाकर के टकराएंगी। जैसे ही यहां जाकर टकराएंगी तो ये टकराने के बाद में पुनः वापस लौट आएंगी भी, टकराने के बाद में वापस लौट आएंगी, और वहां पर एक नई तरंग की उत्पत्ति करेंगी। यहां पर एक नई तरंग की उत्पत्ति होगी भी। कैसे, देखो जरा, आप जैसे मान लेते हैं कि एक टब के अंदर पानी लिया आपने और उसमें पत्थर फेंका, ठीक है। पत्थर फेंकोगे तो उसके अंदर लहरें निकलेंगी, लहरें होती हैं ना। अपन तालाब में अगर आपने पत्थर फेंका है तो वहाँ लहरें सी बनती है। वो जो लहरें बनती है ना, वो क्या है, ऊपर की धरातलीय तरंगे होती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आप एक बर्तन में ले लेना, जैसे करना, एक प्रैक्टिकल करके देखना, ठीक है। एक बर्तन में पानी लेना और उसके नीचे से कुछ ठोकर लगाना। जैसे नीचे से ठोकर लगाओगे ना, तो वो ऊपर का जो पानी है ना, वो हिलने लगेगा, लहरों की तरह हिलने लगेगा, तो वो हमारी ऊपर की तरंगे कहलाएंगी। और जो आपने ठोकर लगाई तो वापस खींचे ना उसको, अपन किसी भी चीज़ को मारते हैं तो वो वापस आती है, तो इस तरीके से ये तरंगे भी जाएंगी और वापस आएंगी। तो इसीलिए ये तरंगे नुकसान नहीं करती, बस ये तरंगे तीसरी तरंग की उत्पत्ति करती हैं, जिसे कहते हैं एल तरंगे। एल तरंग HD लव के द्वारा इसकी बारे में बताया गया था, इसीलिए इसका नाम जो है एल तरंग रखा गया है, HD लव के द्वारा एल तरंगे। तो देखो पहले क्या हुआ, प्राइमरी तरंगी आई, ये पहले टकराती है, और सेकेंडरी तरंग जो है वो बाद में टकराती है, क्योंकि उसकी गति कम है, ठीक है। अब ये टकराने के बाद में ये तो रिवर्स ले लेती हैं, वापस चली जाती हैं, परंतु नई तरंग की उत्पत्ति करती हैं। अब अगर आपको भूकंपीय तरंगों का विभाजन करना पड़े तो बताओ मुझे, भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? 3, कौन कौन सी? P, S और L। और अगर मैं कहूँ कि भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, तो फिर इसका विभाजन कैसे करोगे? 2 प्रकार की होती है तो कैसे करोगे? आंतरिक और बाहरी है, ठीक है। इसे हम कहेंगे कि भूगर्भिक, भूगर्भिक और धरातलीय, भूगर्भिक और धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंगें कौन कौन सी होती हैं? P और S, और यहाँ पर कौन सी होती है? L तरंग होती है, ठीक है। अब जो L तरंगे होती हैं, L तरंगे लहरदार चलती हैं, लहरदार, ये तरंगे लहरदार चलती हैं। इनकी जो गति होती है वो 2 से 3 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसका मतलब क्या हुआ अभी
गति सबसे कम है परंतु विनाश सबसे अधिक है, यही होती है विनाशकारी। इन्हीं तरंगों के कारण ही जो है जन धन की हानि होती है, एल तरंगों के कारण ही। आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी तरंगे जो होती हैं जन धन के हानि का कारण बनती हैं, तो फिर उसमें आपको पी, एस, एल और दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या होगा हमारे पास में? एल होगा कि एल तरंगे विनाशकारी होती हैं, यही विध्वंसकारी होती हैं, विध्वस्त कर देती हैं अपने आसपास के बिल्डिंग्स को। इसके एरिया के अंदर इसका जो एपी सेंटर है, एपी सेंटर के नज़दीक, जितना नज़दीक अगर कोई खड़ा होगा उतना ही अधिक विनाश होगा, और जितना जितना दूर होता जाएगा उतना इसका विनाश क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, तो बताओ जल्दी से भी, सबसे पहले क्या हुआ था? भूगर्भिक ऊर्जा यानी रेडियो एक्टिव तत्वों के पदार्थ में घर्षण हुआ, जिससे क्या हुआ? भूगर्भिक ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह भूगर्भिक ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तरंगों के रूप में उत्पन्न होती है। ये तरंगे भूगर्भिक तरंगे कहलाती है, और इसमें से पहली तरंग क्या आएगी? पी तरंग होगी, जिसे प्राथमिक या प्राइमरी तरंग कहा जाता है, और दूसरी एस तरंग होगी, जिसे सेकेंडरी या द्वितीय तरंग कहा जाता है। जब जहाँ पर ये दोनों टकराती हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। अब इनके टकराने के बाद में ये तरंगे क्या करती हैं? वापस चली जाती हैं भूगर्भ के अंदर, परंतु एक नई तरंग का उत्पन्न होता है भी। कौन सी? एल तरंग। एल एक धरातलीय तरंग है जो कि कैसे चलती है? लहरदार चलती है। पी तरंग पहले पहुंच रही है, तो आप ये समझना कि भी प्रकाश से पहले ध्वनि पहुंचती है। ध्वनि की गति जो होती है वो ज़्यादा होती है प्रकाश से, और ध्वनि शब्द आते ही दै से धेद्रिय, इसमें दै आ गया, इसमें प्रकाश से प्रस्थ आ गया। प्रकाश से क्या आ गया? प्रस्थ। तो आपके सामने दो शब्द हैं, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। तो इसमें से ध्वनि के समान कौन सा है? अनुदैर्ध्य है। और प्रकाश तरंगों के समान कौन सा है? अनुप्रस्थ। अब देखो ध्वनि तरंगे कैसे चलती हैं भी? ध्वनि तरंगे समांतर चलती हैं इस तरीके से, ठीक है, एक दूसरे के समांतर चलती हैं। यहाँ इसको मैं अगर यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे देखें तो ये तरंग ऐसे चलेगी, ये दोनों क्या होगी आपस में? अब दोनों समांतर होगी। जैसे मान लो ये मैंने क्या किया? समांतर लाइन खींच रहा हूँ, तो ये इस तरीके से चलती है, ठीक है, इस प्रकार से जिगजैग से। और ये जो तरंगे होती हैं ये इस तरीके से चलती हैं, इस तरीके से। और इसके बाद ये जो तरंगे आती हैं ये कैसे चलती हैं? लहरदार। तो इसीलिए इसकी गति अधिक होती है, ज़्यादा गति है, फिर इसकी बात गति कम हो जाती है, फिर गति कम हो जाती है। और विनाश की बात करें, यहाँ विनाश नहीं होता, फिर धीरे धीरे थोड़ा विनाश होना शुरू होता है, और यहाँ जाकर के सर्वाधिक विनाश होता है। ये हो गया। अब लास्ट में देखेंगे कि ये जो दोनों तरंगे हैं पी और एस तरंगे, इसमें से क्या होता है कि एक तरंग जो है पी, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में चल सकती है। ठोस, द्रव और गैस ये तीनों माध्यम में चल सकती है, परंतु एस तरंगे केवल और केवल ठोस में ही चलेगी, केवल ठोस में ही चलेगी। ये द्रव और गैस में विलुप्त हो जाती है। द्रव और गैस में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। अभी तक बताओ आपने पी और एस के बारे में क्या क्या दोनों का विभाजन किया है? अगर बताना पड़े कि पी और एस तरंगों के में अंतर बताइए, तो अंतर क्या रहेगा? प्राथमिक, द्वितीय, ठीक है, और ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, ठीक है। फिर उसके बाद में ठोस, द्रव, गैस, और यहाँ ओनली ठोस, ठीक है। फिर उसके बाद में इसकी गति आ जाएगी 6 से 8 किलोमीटर, और इसकी गति आ जाएगी 5 से 6 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब अपन थोड़ा सा पीछे चल करके इसको थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। गहराई आपको बता दी कि इसकी गहराई सबसे अधिक 750 किलोमीटर होगी, इससे अलावा इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम गहराई के भूकंप आ सकते हैं। चलिए देखें, हम यहाँ पे शुरुआत की थी हमने, तो क्या होता है भूकंप मूल? भूकंप का वह बिंदु जहाँ से भूगर्भिक ऊर्जा तरंग के रूप में मुक्त होती है। लिख सकते हो इस तरीके से। इसकी अधिकतम गहराई कितनी होती है? 750 किलोमीटर होती है। अभिकेंद्र या अधिकेंद्र धरातल पर, कहाँ पे भी? धरातल का वह बिंदु जहाँ सर्वप्रथम पी और एस तरंगे पहुँचती हैं,
यानी हम इस एरिया की बात कर रहे हैं ऊपर वाले की, ठीक है। इसके बाद में भूकंप मूल तथा अधिकेंद्र के मध्य दूरी सदैव न्यूनतम होती है। इन दोनों के बीच में दूरी कैसी होती है? न्यूनतम होती है। इसका कारण देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि हमारे पास में पृथ्वी है, अगर यहाँ से भूकंप उद्गम हो रहा है तो सबसे पहले यहाँ जाकर टकराएगा। हालांकि यहाँ से तरंगे सभी तरफ निकलेंगी। अब बताओ मुझे, सबसे पहले तरंग कौन सी तरफ टकराएगी? सबसे पहले कहाँ टकराएगी? ऊपर टकराएगी ना, नीचे तो आ नहीं सकती, वो नीचे आने में तो बहुत समय लगेगा। अगर यही भूकंप यहाँ से उत्पन्न हुआ होता, यहाँ से, तो सबसे पहले कहाँ टकराता? ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे? तो जो इसके सबसे नज़दीक पॉइंट होता है उसे ही अधिकेंद्र कहा जाता है। तो इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ये बस एक लाइन दी गई है आपको कि जो भूकंप मूल होता है और अधिकेंद्र होता है, इनके बीच की दूरी क्या होती है? न्यूनतम होती है। इसका मतलब ये होगा कि हम अधिकेंद्र उसे ही कहेंगे। अधिकेंद्र किसे कहेंगे? अधिकेंद्र इसे ही कहेंगे। इसे हम अधिकेंद्र नहीं कहेंगे। यहाँ पर भी तो जाकर टकराएगी नहीं, वो मतलब नहीं है, भले वो टेढ़ा जाए सीधा जाए, क्योंकि वो भी तो अपनी गति से क्या है, वो सीधा ही आ रहा है। इसको अपने मतलब से सीधा है। ये तरंग इधर सीधी जा रही है, तरंगे सभी तरफ जा रही हैं, ये तरंग सीधी आ रही है, परंतु जो तरंग यहाँ टकरा रही है इसे हम अधिकेंद्र नहीं कहेंगे। अधिकेंद्र वह स्थान होता है जहाँ सबसे पहले पहुँचती है। तो सबसे पहले तो न्यूनतम दूरी पर ही पहुँचेंगी, तो ये बात है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कोई ऐसी कोई बात नहीं है ज़्यादा। तो ये कितने पे होता है? 90 डिग्री पे। ये बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है वहाँ से। ओके, उसके बाद हमने देखा भूकंपीय तरंगे कौन कौन सी होगी हमारे पास में? प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ कौन सी थी? ये वाली एस। और ये कौन सी है? अनुदैर्ध्य है, ध्वनि तुल्य है, 7 से 8 किलोमीटर होगी, पी वेव्स है, ठीक है। ये पी होगी, ये एस वेव्स होगी, इस प्रकार से, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? इस तरफ अगर अपन देखें तो ये फोकस है जहाँ से शुरुआत होती है भूकंप की। अब देखो तरंग यहाँ पर भी जा रही है, इस तरफ भी जा रही है, ऐसे जा रही है। तो सबसे नज़दीक जो है इसका एपिसेंटर ये बनेगा 90 डिग्री पर, ठीक है। ये इसका एपिसेंटर है यहाँ। अब यहाँ जब टकराएगी तो यहाँ से एक नई तरंग की उत्पत्ति होगी इस प्रकार से। तो जो इस दायरे में, इस अधिकेंद्र के जितना नज़दीक होगा वहाँ विनाश उतना ही अधिक होगा। जैसे जैसे इस एपिसेंटर से दूर जाओगे विनाश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं और क्या देखने को मिलेगा। चलिए अब पी और एस को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो अभी तक बताओ, अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं है? भूकंप वाले टॉपिक में ही बात करते हैं अपन, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। पीछे वाले टॉपिक को अभी हमने पेंडिंग छोड़ दिया है, ठीक है। भूकंप वाले में ही हमने सबसे पहले रेडियो एक्टिव तत्वों की बात की है, वहाँ से हमने भूकंपीय तरंगों की बात की है, और 3 प्रकार की हमने तरंगें बनाई हैं। या उनके स्वरूप के अकॉर्डिंग हम देखें तो 2 प्रकार की तरंगें हैं, भूगर्भिक और धरातलीय। तो भूगर्भिक में कौन कौन सी आती हैं? पी और एस आती है। तो चलिए देखें, इन तरंगों का जो निर्धारण है वो ओल्ड हम के द्वारा किया गया है। इनका ओल्ड हमने किया था, जबकि एल तरंगों को किसने किया था? HD लव के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना ओल्ड हम, इससे ध्यान रखना कि जो ओल्ड है, जो पुरानी है, यानी पी और एस पहले से ही पैदा होती हैं, जबकि एल बाद में पैदा होती है। तो पहले पैदा हुई पुरानी है तो मतलब ओल्ड है, और हम है तो मतलब 2 जने हैं, एक नहीं है। हम का मतलब क्या होता है? बहुवचन, एक वचन ही होता है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे ओल्ड हम ने किसकी खोज की थी? पी और एस तरंगों के बारे में। ये दोनों तरंगे भूगर्भ से उत्पन्न होने के कारण बॉडी वेव्स या शारीरिक तरंगे कहलाती हैं। बॉडी वेव्स जो बॉडी के अंदर ही होता है, मूवमेंट बॉडी के अंदर होता है वो शारीरिक होता है। जो हमें बाहर दिखाई देता है वो बाहर व्यावहारिक होता है। एक शारीरिक बदलाव होता है, एक व्यावहारिक होता है। उसके बाद में देखें कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है, आपकी कौन से हिस्से में नॉलेज ज़्यादा है, या आपको कहाँ पे समस्या है, ये आपके शारीरिक है, आपके अंदर की बात है, ये बाहर किसी को नहीं पता। और बाहर अगर आपके कहीं पे चोट वोट लगी है तो वो क्या होगा? व्यवहारिक होगा, वो सबको दिखेगा। फिर क्या देखते हैं? पी तरंग सभी माध्यम में अनुभव की जा सकती है, जबकि एस तरंग द्रव में विलुप्त हो जाती है। द्रव और गैस में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। हालांकि यहाँ पे गैस की बात नहीं की जाती, क्योंकि गैस है ही नहीं हमारी धरातल में, नीचे पृथ्वी के अंदर गैस है ही नहीं, तो गैस की हम बात क्यों करें? हम सीधा देखते हैं कि ये सभी माध्यम में आएगी और ये द्रव के अंदर नहीं आएगी। फिर भी अगर आपसे पूछ लेता है क्या ये गैस में है, तो गैस में भी नहीं है। ओके, माध्यम का घनत्व जितना बढ़ता जाएगा पी तरंगों की गति भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये और ध्यान रखना है कि क्योंकि आपने देख लिया कि एस तरंग जो है ये ठोस में बहती है, लेकिन द्रव और गैस में नहीं है।
ये सभी तीनों में चल रही है। इसका मतलब इसके सामने भले कोई भी किसी भी प्रकार की आए, घनत्व अगर बढ़ता जाएगा तो P की गति भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओके, अब देखो PG और SG तरंगे, P स्टार और S स्टार, ये दो तरंगे नहीं आई हैं, ये दो तरंगे नहीं आई हैं। यही बताएंगे कि हमारे पृथ्वी का धरातल भूगर्भ जो है वो कैसा है। कैसे, यहाँ देखिए जरा, यहाँ पर हम बात करते हैं कि सबसे पहले ऊपरी जो हमारी सतह थी, ऊपरी सतह ये वाले, यहाँ पर आपने देखा कि इस क्षेत्र से हमारे पास में भूकंप ऊर्जा रिलीज हुई है यहाँ से। अब यहाँ से भूगर्भिक ऊर्जा आई यहाँ पर, यहाँ टकराई, और टकराने के बाद में क्या हुई, वापस रिवर्स गई। जब ये रिवर्स जाएगी ना तो इनके नाम बदल जाएंगे, तब हम इसे P और S नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हम P और S कहते हैं तो वो तो हमेशा धरातल की ओर आती हैं, P और S तो धरातल की ओर आती हैं, परंतु यहाँ P और S नहीं कहेंगे। तो इसकी जो पहली लेयर है, ये वाली हमारी पहली लेयर है, ये कौन सी होती है हमारे पास में, इसमें PG और SG चलती हैं। यहाँ पे कौन सी चलेगी, PG SG चलती है। और उसके बाद में उसके नीचे वाली की बात करें, इस नीचे वाले एरिया में, तो यहाँ P स्टार और S स्टार चलती है। पहले ऊपर PG चलती है। इन तरंगों का सर्वप्रथम निर्धारण जो है वो जेफरीज के द्वारा किया गया था। बस ये अपने को ध्यान रखना, जेफरीज ने किया था, भूकंप से निर्धारण किया गया। और ये तरंगे 2.7 घनत्व वाली ग्रेनाइट चट्टानों में ही अनुभव की जाती हैं। 2.7, यहाँ के घनत्व कितना होता है, 2.7, और जैसे नीचे जाएंगे 3.0, 4.5, वो बढ़ता जाएगा घनत्व, ठीक है। यानी इनकी गहराई कितनी होती है, 35 किलोमीटर। ये जो एरिया आ गया हमारे पास में, ये कितना एरिया है, 35 किलोमीटर का एरिया है, ये हो गया। और दूसरा जो एरिया है ये 90 किलोमीटर का एरिया होगा हमारे पास में, 35 से 90 किलोमीटर का एरिया। और इस एरिया में हमें बेसाल्ट चट्टान मिलेगी। तो ऐसे करो, एक बार इसको, एक डायग्राम को फिर से दोबारा बनाओ। यहाँ पे एक डायग्राम बनाओ। यहाँ पे देखो, जितने अधिक डायग्राम बनाओगे आपको वैसे ही डायग्राम देख के समझने में आता रहेगा कि हम किस बारे में पढ़ रहे हैं। 35 किलोमीटर, 90 किलोमीटर और 750 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से भूगर्भिक ऊर्जा देखते हैं, ये भूगर्भिक ऊर्जा हुई, और 90 डिग्री, देखो बिल्कुल 90 डिग्री पर जा रही है, सीधी किरणें जा रही हैं जो वहाँ टकराएंगी, एपी सेंटर का निर्माण करेंगी। उसके बाद में ये टकराने के बाद में ये वापस आएंगी, तो तब इनको PG और SG के नाम से जाना जाएगा, PG और SG के नाम से। और उसके बाद में 35 से 90 वाले में क्या होगा, इसे P स्टार और S स्टार कहेंगे, P स्टार, ठीक है। ये होगी P स्टार, ठीक है। अब ये वाला जो क्षेत्र है ये ग्रेनाइट का क्षेत्र है, सॉरी ये है नीचे वाला जो अपना बेसाल्ट, और ये क्षेत्र है कौन सा, ग्रेनाइट, ठीक है। ये वो ग्रेनाइट हो गया। अब ऊपर वाली P स्टार और S स्टार, PG और SG की बात करें तो इसको जेफरीज के द्वारा निर्धारित किया गया, जेफरीज। और नीचे वाली को कोनार्ड के द्वारा, कोनार्ड के द्वारा निर्धारित किया गया, ठीक है। ऊपर PG और SG को जेफरीज, PG SG जेफरीज, जी, PG SG, G से जेफरीज, ठीक है, ये हो गया। और P स्टार S स्टार का हो गया कोनार्ड, ये कोनार्ड आएगा हमारे पास में। और फिर क्या देख लिया, ग्रेनाइट में चलती हैं, ये बेसाल्ट में चलती हैं, क्योंकि हमारी पदार्थ के नीचे नीचे क्या होता जाता है, अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। फिर यहाँ देखेंगे ग्रेनाइट चट्टानें जो होती हैं ये 2.7 ग्राम, यानी कि ये इनका घनत्व होता है, और इनका जो होता है वो 3.0। और आपने देखा था कि यही 2.7 और 3.0 ये तो आपकी ऊपरी परत का था, जब हमने पहले बात की थी, ये तो ऊपरी परत का था। तो ये जो बात चल रही है ना, ये भी ऊपरी परत की ही बात चल रही है। यहाँ तक क्या मिलेगा आपको, ऊपरी परत ही मिलेगी, यहाँ तक 90 किलोमीटर तक। और इस 90 किलोमीटर तक आपने देखा था ठोस है, ये जो क्षेत्र है कौन सा, ये
ठोस है। अभी हमने गलनांक वाले पॉइंट में देखा था कि 90 किलोमीटर तक ठोस है, फिर 2900 किलोमीटर, 90 के बाद में डायरेक्ट 2900 किलोमीटर तक प्लास्टिक है। यानी ये इसके बाद में कौन सा एरिया है, ये प्लास्टिक वाला है, और ये कौन सा है, ठोस है। ठीक है, ये ठोस क्षेत्र है। और अगर इसको अपन देखें तो ये देखिए तीसरा हमारे पास में एक क्षेत्र आ जाएगा कौन सा, द्रव, और उसके बाद में चौथा आ जाएगा कौन सा, ठोस। तो ये मैं बता दूं यहाँ पे, ये हो गया हमारा 90 किलोमीटर तक, 90 किलोमीटर के बाद में 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर के बाद में 5150, 5150 के बाद में 6350 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया ये वाला क्षेत्र। ठीक है, और इस क्षेत्र में यहाँ से निकलते हैं क्या, ज्वालामुखी और भूकंप इस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं। जो प्लास्टिक मंडल है, ये पूरा का पूरा प्लास्टिक मंडल कहलाता है। ठीक है, तो बड़े लेवल पे हमने भी देख लिया इसको, ये भी हो गया हमारे पास में। और इसकी भी यदि हम बात करें तो ये हमारे पास में कितना है, 2.7, 3.0, इसके बाद में कितना आएगा, 4.5 से 5.5, फिर 5.5 से 7.5, फिर 8 से 11 और 11 से 13। देखो अब मैंने यहाँ पे दो हिस्से कर दिए इसके, यहाँ पे 4.5 से लेकर आपने सीधा 7.5 पढ़ा था, तो अब इसके मैंने यहाँ पे दो हिस्से कर दिए, क्योंकि हम इसको मध्य वाली परत मानते हैं। ये वाली जो हमारी परत है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, हम इसको क्या कहते हैं, मध्य वाली परत है। और यहाँ वाली को हम क्या कहते हैं, ऊपरी परत है। और ये क्या होगी, आंतरिक होगी। तो एक पूरा बड़ा डायग्राम, यानी हमने सबसे पहले किसको रीड किया, सबसे पहले हमने इस 3 परतों को रीड किया था, ऊपरी, मध्य और आंतरिक। फिर हम और आगे गए तो हमें गलनांक ने बताया कि इस प्रकार की हमारे पास में परतें हैं। और गलनांक के बाद में गलनांक ने हमें क्या क्या दिया था, जो हमने गलनांक के बारे में पढ़ा था वो हमने क्या क्या दिया, उसने ठोस, प्लास्टिक, द्रव और ठोस, ये गलनांक ने दिया। और गलनांक के बारे में जब हम पहुंच गए कहाँ पे, ज्वालामुखी में, तो ज्वालामुखी भूकंप ने अब हमें ये बातें बता दी कि भी जो भूकंप होता है वो इस क्षेत्र से ही उत्पन्न होता है, 750 किलोमीटर की गहराई से। आगे चल करके आपने इसको इतने ही भागों में बांट के रखना है। ये हम हर बार जब डायग्राम बनाया करेंगे ना, उसके इतने हिस्से हुआ करेंगे, कितने, 35 किलोमीटर तक, 90 किलोमीटर तक 2, फिर 90 से 750 तक 3, 750 से 2900 तक 4, और 2900 से 5150 तक 5, और फिर कितने हो गए, 6। हम हर बार 6 टुकड़े बनाया करेंगे इसके। ठीक है, वो 6 टुकड़ों में से आपने ध्यान रखना कि हम अभी तक 3 टुकड़ों पर ही अध्ययन कर रहे हैं। और अब आगे वालों के बारे में कौन बताएगा इन चीज़ों को, ये प्लास्टिक है, द्रव है, ठोस है, इन्हें कौन निर्धारित करेगा, उन्हें निर्धारित करेंगी P* और S* पर। क्यों, क्योंकि P और S तो ऊपर टकराती हैं, वहाँ से बनती कौन सी है, Pg और Sg, लेकिन वो ग्रेनाइट चट्टानों में ही महसूस की जाती है, ये बेसाल्ट में महसूस की जाती है। अब इसके बाद में जो चट्टानें आएंगी आगे वाली, तो जब हमें पता चलेगा कि भी P तरंगे जो हैं वो अब नीचे नहीं, P तरंगे तो पहुँच रही हैं लेकिन S तरंग नहीं पहुँच रही, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं द्रव अवस्था है। S तरंगे दूसरी ओर भी तो पहुंचनी चाहिए थी ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये हमारे पास में पृथ्वी है। यदि आदि केंद्र यहाँ पे है, जो हमारा मुख्य बिंदु यहाँ पे है, यहाँ भूकंप जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा, तो किरणें नीचे की ओर भी तो जाएंगी ना, ये किरणें नीचे की ओर भी जाएंगी, तरंगे जो है वो नीचे की ओर भी जाएंगी, P और S क्या होंगी भी, इस तरफ भी जाएंगी, इस तरीके से। लेकिन जब हमें पता चलेगा कि इस तरफ P तो निकल रही है परंतु S नहीं आ रही, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा भाई, बताएं जरा मुझे। मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको कि जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो भूकंप से निकलने वाली तरंगें हर तरफ जाती हैं, चारों तरफ जाएंगी, ऊपर भी जाएंगी, नीचे की ओर भी जाएंगी। ऊपर की ओर जाएंगी तो अधिकेंद्र बना जाएंगी, ठीक है, लेकिन नीचे की ओर जब जाएंगी तो नीचे उनको जाने में दिक्कत आएगी। परंतु आपको पता है कि P तरंगों तो अधिक घनत्व वाली में ज़्यादा तेज चलती हैं, तो P तरंगे इस अधिक घनत्व वाले एरिया में ज़्यादा तेज चलेंगी।
वो जल्दी से बाहर निकल जाएंगी। दूसरी ओर भी जहाँ भूकंप आता है दूसरी ओर भी भूकंप आता है, परंतु वहाँ बहुत कम महसूस किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी दूरी बहुत अधिक होती है। ऐसे ही एस तरंगें भी दूसरी ओर जाएंगी, लेकिन एस तरंग आपको पता है द्रव में गमन नहीं कर सकती। तो जब वैज्ञानिकों ने देखा, शोधकर्ताओं ने देखा कि भी पी तरंग तो पहुंच रही है लेकिन एस तरंग नहीं आई, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं पर द्रव है, और इससे निर्धारित हो जाएगा कि भी हमारी पृथ्वी जो है वो किस प्रकार की होती है। क्योंकि प्लास्टिक फॉर्म से इनका उत्पत्ति होती है, तो सिद्ध हो गया कि प्लास्टिक तो है। ऊपर की परत ठोस है, सिद्ध हुआ कि ऊपर की ठोस है। फिर आया कि जब नीचे नहीं जा रही तो मतलब नीचे द्रव है, तो ये द्रव भी सिद्ध हो गया किसकी वजह से? एस तरंगों की वजह से। और केंद्र का हमें पता ही था, क्योंकि उल्कापिंड का केंद्र भी कैसा था? ठोस। और हमारी पृथ्वी का केंद्र भी कैसा है? ठोस है। ये बात है, ये बातें अपन दोबारा से इस पर फिर से देख लेंगे। तो ठीक है, फिलहाल एक बार